स्टीलिंग फायर किताब का 8वां अध्याय, जिसका नाम है कैच ए फायर, एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होता है। क्या होता है जब कोई गहरा, असाधारण अनुभव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से टकराता है? क्या वो बस एक याद बन के रह जाता है, या फिर उससे कुछ बड़ा, कुछ नया जन्म लेता है? असल सवाल यही है, क्या चेतना की बदली हुई अवस्थाओं से मिली प्रेरणा हमारी सबसे मुश्किल और उलझी हुई समस्याओं को हल कर सकती हैं? क्या ये गहरे अनुभव असल दुनिया में किसी बड़े आविष्कार को, किसी बड़ी खोज को जन्म दे सकते हैं? इस विश्लेषण को बनाने से पहले मैंने स्टीलिंग फायर को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा है, इसलिए यहाँ जो भी बातें हैं वो सिर्फ अनुमान नहीं, बल्कि किताब में दिए गए तथ्यों पर आधारित हैं। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बंटा होगा। सबसे पहले हम प्रेरणा और आविष्कार के बीच के रिश्ते को समझेंगे। फिर हम भविष्य के एक सैंडबॉक्स में चलेंगे, एक ऐसी जगह जहां नए नए प्रयोग होते हैं। इसके बाद हम एक बहुत बड़ी खाई को पार करने का रहस्य जानेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे ये सारे विचार अब धीरे धीरे हमारी दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, प्रेरणा से आविष्कार तक का सफर। अब तक किताब ने यह तो साबित कर दिया है कि इन अवस्थाओं के फायदे हैं, पर क्या ये फायदे सिर्फ लैब की सुरक्षित दीवारों तक ही सीमित है? अब हम लैब से बाहर असल दुनिया में कदम रख रहे हैं। किताब का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या इन अवस्थाओं से मिली वो जबरदस्त प्रेरणा, जिसे लेखक फायर कहते हैं, हमारी सबसे जटिल, सबसे विकट समस्याओं को सुलझा सकती है? मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत सुधार की बात नहीं है, ये दुनिया की बड़ी चुनौतियों से निपटने की बात है। तो चलिए इसके सबूतों की पड़ताल करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर, भविष्य का सैंडबॉक्स। यहाँ लेखक हमें एक रेगिस्तान में होने वाले प्रयोग के बारे में बताते हैं जो देखते ही देखते एक पूरा सांस्कृतिक इंजन बन गया। हम बात कर रहे हैं बर्निंग मैन फेस्टिवल की। लेखक इसे गहरी और परिवर्तनकारी अवस्थाओं यानी एक्सटैटिक एक्सपीरियंसेस को महसूस करने का दुनिया का सबसे बड़ा लाइव एक्सपेरिमेंट मानते हैं। बर्निंग मैन के को-फाउंडर माइकल माइकल्स का ये कहना बहुत कुछ साफ कर देता है। वो कहते हैं, हम सचमुच में लोगों की असलियत को पकड़ते हैं और उसे तोड़कर अलग कर देते हैं। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इंजन है, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के सोचने समझने के तरीके को बदलने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो सवाल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इंजन आखिर काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तो रेगिस्तान का मुश्किल माहौल आपसे आपका सारा आराम छीन लेता है। फिर वहां का सामुदायिक माहौल लोगों के बीच गहरे कनेक्शंस बनाता है। वहां पहुंचकर लोग अपनी रोजमर्रा की पहचान, अपना सामान पीछे छोड़ देते हैं, और इन सब से मिलकर एक ऐसी जगह बनती है जहां यह महसूस होता है कि यहां कुछ भी मुमकिन है। ये पूरा सिस्टम एसटीआर को जगाने के लिए बनाया गया है। एस यानी सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता की भावना। टी यानी टाइमलेसनेस, जब समय का एहसास ही नहीं रहता। ई यानी एफर्टलेसनेस, जब हर काम सहजता से होता है। और आर यानी रिचनेस, जहां हर अनुभव और जानकारी बहुत गहरी होती है। और मजे की बात यह है कि इस सैंडबॉक्स का असर सिर्फ व्यक्तिगत अनुभवों तक ही नहीं रुका। ये आज के कुछ सबसे प्रभावशाली लोगों के लिए एक इनक्यूबेटर बन गया है। मतलब एक ऐसी जगह जहां नए और बड़े आइडियाज जन्म लेते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में। इसका शायद सबसे बड़ा और सबसे मजबूत उदाहरण है एलन मस्क। कहते हैं कि उनकी कंपनी सोलर सिटी का आइडिया उन्हें बर्निंग मैन में ही आया था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि बर्निंग मैन ही असली सिलिकॉन वैली है। ये बात दिखाती है कि कैसे एक रेगिस्तान में होने वाला प्रयोग असल दुनिया में अरबों डॉलर के आविष्कार को जन्म दे सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, बर्निंग मैन जैसे प्रयोगों से निकले विचार आखिर आम लोगों तक पहुंचती कैसे हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसे समझने के लिए लेखक हमें तीसरे पड़ाव पर ले जाते हैं, खाई को पार करना। ये एक फ्रेमवर्क है जो हमें समझाता है कि कैसे कोई भी नया और क्रांतिकारी विचार धीरे धीरे नॉर्मल या मुख्य धारा का हिस्सा बनता है। क्रॉसिंग द चैज़म का ये कॉन्सेप्ट बिजनेस की दुनिया के एक विचारक जेफरी मूर ने दिया था। ये उस मुश्किल छलांग के बारे में है जो किसी भी नए आइडिया को अर्ली अडॉप्टर्स यानी जो लोग सबसे पहले किसी नई चीज को अपनाते हैं से निकलकर मुख्य धारा यानी आम जनता तक पहुंचने के लिए लगानी पड़ती है। ज्यादातर नए और अच्छे आइडियाज इसी खाई में गिरकर खत्म हो जाते हैं। तो किसी भी विचार का सफर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आते हैं इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स। ये वो लोग हैं जो किसी बड़े फायदे के लिए थोड़ा बहुत रिस्क लेने को तैयार रहते हैं।
इनके ठीक बाद आती है वो खाई, एक बहुत बड़ा गैप जहां ज्यादातर नए आइडियाज दम तोड़ देते हैं। और इस खाई के दूसरी तरफ खड़ी होती है अर्ली मेजॉरिटी। ये वो समझदार और व्यावहारिक लोग हैं जो किसी भी चीज को अपनाने से पहले पक्का सबूत चाहते हैं। इन दोनों ग्रुप्स की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। अर्ली अडॉप्टर्स जो हैं वो रिस्क और अनिश्चितता को झेल सकते हैं, जबकि अर्ली मेजॉरिटी बहुत प्रैक्टिकल होती है, उन्हें सिर्फ सबूत चाहिए। अर्ली अडॉप्टर्स को एक क्रांतिकारी बदलाव की तलाश होती है, वहीं अर्ली मेजॉरिटी एक स्थिर और भरोसेमंद समाधान का इंतजार करती है। एक भविष्य की संभावनाओं से प्रेरणा लेता है तो दूसरा आज की समस्याओं का हल ढूंढता है। तो असली सवाल यह है, क्या चेतना बदलने वाली ये टेक्नोलॉजी और विचार इस खाई को पार कर पा रहे हैं? हमारा चौथा और आखिरी पड़ाव इसी का जवाब देता है, नई मुख्य धारा। तो चलिए अब कुछ ठोस सबूत देखते हैं कि ये विचार वो मुश्किल छलांग कैसे लगा रहे हैं। एक बहुत ही ठोस उदाहरण से समझते हैं। डेव एस्प्रे की एक बायोहैकिंग कंपनी है बुलेट प्रूफ एग्जीक्यूटिव। ये कंपनी शरीर और दिमाग की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर काम करती है। इसने 4 साल से भी कम समय में 9 अंकों का रेवेन्यू यानी करोड़ों का कारोबार किया। ये साफ दिखाता है कि इन चीजों की बाजार में कितनी जबरदस्त मांग है। और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एक पूरा का पूरा नया टूल किट तैयार हो रहा है, जैसे कि ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, एक ऐसी तकनीक जो दिमाग को चुंबकीय तरंगों से उत्तेजित करती है। न्यूट्रोपिक्स यानी ब्रेन को बूस्ट करने वाले सप्लीमेंट्स अब आम होते जा रहे हैं। बायोहैकिंग सेंसर्स हमें हमारी नींद, तनाव और दूसरी अंदरूनी अवस्थाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहे हैं। और सैकड़ों नई कंपनियां इस तेजी से बढ़ते हुए बाजार में कूद रही हैं। इस सब का एक ही मतलब है कि चेतना की बदली हुई अवस्थाओं को जानबूझकर खोजना अब सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित नहीं रहा। ये धीरे धीरे हमारी संस्कृति का, हमारे काम करने के तरीके का और यहाँ तक कि हमारे जीने के तरीके का भी एक हिस्सा बनता जा रहा है। तो अंत में एक सवाल पे आकर रुकते हैं। अब जब ये आग, ये फायर कुछ लोगों के हाथों से निकलकर बहुतों तक पहुंच रही है, तो आगे क्या होगा? क्योंकि जब भी कोई शक्तिशाली तकनीक मुख्यधारा में आती है तो उसके साथ फायदे तो आते हैं, पर जिम्मेदारी और जोखिम भी आते हैं। शायद असली चुनौती इस आग को चुराना नहीं, बल्कि इसे समझदारी से इस्तेमाल करना है।